नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर भारतीय सिविल सर्विसेज में भारतीय भाषाओं के छात्रों की संख्या कम हो जाए तो क्या इससे किसी को फर्क पड़ना चाहिए? अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता है तो उन्हें प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के यहाँ वहाँ हिंदी बोल देने से खुश भी नहीं होना चाहिए। जिस देश में 40 साल से भी ज़्यादा समय से अगस्त में संस्कृत दिवस मनाया जाता हो, वहाँ स्कूलों में संस्कृत सप्ताह मनाने पर बवाल हो जाता है। इन सब प्रतीकात्मक हरकतों से यह भ्रम फैल जाता है कि कोई पक्ष है जो भारतीय भाषाओं को लेकर बेहद संवेदनशील है। सारा मामला अंग्रेजी के बेतुके विरोध और हिंदी के वर्चस्व की आशंका में बदल जाता है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में यूपीएससी के परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। ल्यूटियन दिल्ली से लेकर उत्तरी दिल्ली के उन मोहल्लों में जहां ये रहते हैं। इनका आरोप है कि प्रीलिम्स यानी प्रवेश परीक्षा के एक पेपर सीसैट के कारण इस बार भारतीय भाषाओं के छात्रों की संख्या घट गई है। एक नज़र में लगा कि आंदोलन सिर्फ हिंदी माध्यम के छात्रों का है, लेकिन जल्दी ही इन छात्रों ने भारतीय भाषाओं के साथ तालमेल बिठाकर बात बात में उत्तर बनाम दक्षिण के खांचे में बिदकने वाले नेताओं के सामने एक नज़ीर भी पेश कर दिया। सरकार कहती है कि इस पर तुरंत कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अदालत के निर्देश पर एक कमेटी इस पर जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट के बाद ही ठोस फैसला आएगा। तब तक यह मांग उठी कि 24 अगस्त को होने वाली सीसैट की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। अब यह एक बड़ा फैसला है। यूपीएससी ने औपचारिक रूप से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 2011 में प्रवेश परीक्षा का पर्चा बदल दिया। पहले 150 नंबर का जनरल स्टडीज होता था, जो अब 200 नंबर का हो गया। 300 नंबर के इतिहास से लेकर गणित तक के वैकल्पिक पेपर को हटा दिया गया और इसकी जगह लाया गया एक नया पेपर सीसैट। इसका पूरा नाम है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 200 नंबर के इस पेपर में 80 सवाल होते हैं, यानी हर सवाल 2.5 नंबर के। 80 में से 8 या 9 सवाल यानी 20 नंबर के सवाल अंग्रेजी में पूछे जाते हैं। 30 से 36 सवाल कॉम्प्रिहेंशन के हैं, जो अंग्रेजी और सिर्फ हिंदी में पूछे जाते हैं। यानी 80 में से करीब अंग्रेजी के 40 सवाल भाषाई छात्रों पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि इनका अनुवाद हिंदी में बेहद खराब और जटिल था। हिंदी सहित गुजराती, मराठी छात्रों की समझ से बाहर, गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग के कारण नुकसान और बढ़ा और सीसेट में गणित के सवाल ज्यादा होने से गैर साइंस छात्रों को यानी ह्यूमैनिटीज के छात्रों को भारी नुकसान हुआ। यह सब आंदोलनकारी छात्रों का कहना है। उनका यह भी कहना है कि भारतीय भाषाओं को बराबर का मौका मिलना चाहिए। सीसेट भेदभाव करता है। वैसे भी स्टील प्लांट का अनुवाद अगर लोहे का पौधा हो तो आपको ऐसे ही चक्कर आ जाएगा। फिर तो एप्टीट्यूड की जगह एटीट्यूड का इम्तिहान होना चाहिए, ताकि ऐसे अनुवादों को देखकर भी छात्र अफसर की तरह सब समझ जाने का भाव बनाता रहे। आरोप है कि यहीं पर अंग्रेजी में दक्ष होने के कारण अंग्रेजी या साइंस के छात्र बाजी मार ले गए। आंदोलनकारी छात्रों ने यूपीएससी के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एक तस्वीर पेश की है, जिसे समझना जरूरी है। उदाहरण तो हिंदी माध्यम से जुड़ा है, मगर अन्य भाषाओं के स्तर पर भी इसकी जांच होनी चाहिए। 2005-10 तक अंतिम परिणाम में फाइनल रिजल्ट में हिंदी माध्यम के 10 से 15% उम्मीदवार सफल हुए। 2013 यानी इस बार के रिजल्ट में यह प्रतिशत 2 से 3 पर आ गया है। 2013 के 1122 सफल उम्मीदवारों में से सिर्फ 26 हिंदी मीडियम के हैं। उसी तरह प्रीलिम्स में 2008 और 10 के जो आंकड़े हैं, उसमें हिंदी माध्यम के जो सफल उम्मीदवार थे 40 से 45%, जो अब कम होकर 15% हो गए हैं। तो क्या सीसेट के पेपर का असर यह हुआ है कि यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी, मराठी, गुजराती या उड़िया माध्यम के छात्रों की सफलता का प्रतिशत कम हो गया? क्या यूपीएससी की परीक्षा पूरी तरह से अंग्रेजियत का शिकार होती जा रही है? पिछले साल मार्च में भी यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में आए बदलाव को लेकर खूब हंगामा हुआ था संसद में भी, जिसके कारण यूपीएससी को अपने 2 प्रावधान हटाने पड़े। तब हमने भी इस विषय पर हम लोग कार्यक्रम किया था। तब यह नियम बना था कि अंग्रेजी में पास करना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि इसका नंबर भी जुड़ेगा। इससे हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के छात्रों को लगा कि नंबर जुड़ने से अंग्रेजी माध्यम वालों को ज्यादा लाभ होगा। साथ ही एक और नियम यह बना कि आप संस्कृत या पाली या हिंदी जैसे विषय तभी ले सकेंगे जब इन विषयों में स्नातक हो, ग्रेजुएशन हो। संसद तक में हंगामा हुआ और यूपीएससी को इन प्रावधानों से टाटा बाय बाय करना पड़ा। तब हमारे एक वक्त के पूर्व कैबिनेट सचिव इसी कार्यक्रम में टीएसआर सुब्रमण्यम ने साफ साफ कहा था कि ऐसे नियमों से यूपीएससी में भारतीय भाषाओं के छात्र पिछड़ जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी का काम है कि वो भारतीय भाषाओं में संवाद करे, सोचे, तभी वो लोगों की समस्याओं से वास्ता रख पाएगा। टीएसआर ने यहां तक कहा कि होना यह चाहिए कि अंग्रेजी के अलावा कोई भारतीय भाषा नहीं जानता है उसे लिया ही न जाए। एक और रिटायर्ड अधिकारी योगेंद्र नारायण का मत था कि ऐसे बदलाव से खास फर्क नहीं पड़ता है। इस ग्लोबल दौर में अंग्रेजी की जरूरत है। चंद्रमान प्रसाद ने कहा था कि अगर 10वीं स्तर का अंग्रेजी का पर्चा नहीं पास कर सकते हैं तो आईएएस की सोचते क्यों हैं। चंद्रमान ने सवाल उठाया था कि क्या आप पाली या मैथिली में विज्ञान पढ़ते हैं?
क्या आप इन विषयों में डॉक्टर होने की मांग करते हैं जो आईएएस के लिए छूट चाहते हैं? इसका जिक्र इसलिए किया कि टीएसआर सुब्रमण्यम की चिंता 1 साल बाद कहीं सच तो नहीं लग रही है। क्या वाकई भारतीय भाषाओं या ह्यूमैनिटीज उसके साथ साथ यानी मानविकी यानी इतिहास, राजनीति, भूगोल आदि के छात्र सिस्टम से बाहर हुए हैं? ये सब बातें हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेमपाल शर्मा जी हैं, हमारे साथ हिंदी के लेखक हैं, और आपने जानकी पुल पर इसके बारे में लिखा था, तो वहीं से हमने आपको टीप कर यहाँ ले आए हैं, आपको उठा के। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुरेंद्र नाथ जी हैं, आपको चेयरमैन रहने का मौका मिला है यूपीएससी का। और विराग गुप्ता साहब हैं, जो फॉर्मर आईआरएस अफसर हैं और वकील हैं। इस मामले में आप गए हैं वकील पे, ठीक है? इस मामले में नहीं गए, लेकिन आप काफ़ी सक्रिय हैं। खैर, ठीक है। सुरेंद्र नाथ जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये जो आरोप लगा है कि ये भारतीय भाषाओं के छात्रों के खिलाफ है पूरा, ये जो सीसेट है, और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, ऐसे है कि पहली चीज़ तो ये सोचना है हमको कि सिविल सर्विसेज के अंदर ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। उस क्राइटेरिया के मुताबिक ही सिलेक्शन होगी, और उस क्राइटेरिया के अंदर ये देखा गया है कि सिविल सर्विसेज के ऑफिसर, उनके अंदर बहुत अच्छी लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, कोई जो भी इनको पेपर आता है उसको अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना, उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को चुनना और उसके ऊपर फिर सोचना कि कैसे कार्रवाई करनी है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और फार्मली उसके बाद फाइनली उसके ऊपर डिसीजन लेना। तो डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस और लॉजिकल थिंकिंग ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इनके लिए। दूसरी बात पर ये है कि अगर ये जरूरी है तो क्या सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? इन छात्रों ने एक बात है कि ये स्पष्ट किया है कि वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ बराबरी का मौका चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, जैसे आपको मालूम है कि अगर वो हिंदी स्पीकिंग एरिया का है, हो सकता है उसकी एलोकेशन तमिलनाडु में हो जाए, तो वहाँ पर जाके उसको तमिलनाडु में उन लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और लोकल पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और ये लोग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी स्पीकिंग वाले जो हिंदी वाली स्टेट में ही जाएंगे, और हो सकता है उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी हिंदी नहीं जानते हो, इंग्लिश में बात करना हो, इसलिए थोड़ी बहुत ही उनको इंग्लिश जानने की आवश्यकता है। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर जो हैं बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी फॉरेन डेलीगेशन। हमारे पीएम तो ट्रांसलेटर ही लेके घूम रहे हैं, वो हिंदी बोल रहे हैं। हर एक के पास ट्रांसलेटर तो नहीं ना होता है। मतलब और साथ साथ बहुत सारे डेलीगेशन फॉरेन कंट्री से आती हैं इधर इंडिया के अंदर, उनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। इसी सर्विस से ही हम लोग इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए ऑफिसर सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ देखते हुए हम ये कहते हैं कि हिंदी भाषा जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसको तो बिल्कुल नंबर 1 के ऊपर है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है सीसेट के आने से ही उनको ये आंदोलन करना पड़ा। इसके पहले की परीक्षा व्यवस्था में तो उन्होंने नहीं आंदोलन किया। सीसेट में सिर्फ एक दो चीजें जो उभरी हैं अभी, एक तो ये है कि जो सवाल इंग्लिश में पहले डालते हैं और उसका जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद किया जाता है हिंदी के अंदर, वो हिंदी जो है इस किस्म की ट्रांसलेशन करते हैं कि ये आम आदमी जो है उसको समझने में दिक्कत आ रही है। सर, अगर मैं तो आपने इसका जिक्र किया तो मैं पढ़ दूं कि ये जो आंदोलनकारी छात्रों का दिया हुआ है, मैं चाहता हूं दर्शक ध्यान से सुने, रिमोट साइड में रखिए। राज्य उद्देश्य के इस अमूर्त विचार के संत घोषण में अधिकारी तंत्र की अपनी स्वयं की शक्ति के परिरक्षण की दशाओं की निश्चित मूल प्रवृत्तियां अभिन्न रूप से ग्रथित रहती हैं। स्पष्ट कीजिए। तो यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये बताइए, अगर मैं नेता होता तो मैं कहता कि यूपीएससी के चेयरमैन को या तो वो जांच करें कि ये किसने ये किया है, ये स्कैम है, क्योंकि 1 साल हो सकता है कोई बहुत सारा आखिरी बार इम्तिहान दे रहा होगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा ये ना समझने में से। और नहीं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगर उनके रहते अगर ये क्वेश्चन जा रहा है। लेकिन खैर मैं नेता नहीं हूं तो मेरे ये काम नहीं, फिर भी तो ठीक है। सवाल ये है कि ये जो ट्रांसलेशन है हिंदी के अंदर, ये थोड़ी सिंप्लीफाई करनी चाहिए ताकि लैंग्वेज ऐसे इस्तेमाल हो जो इसके अलावा भी है कि साइंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के लोगों को ज्यादा इसमें फायदा हुआ है मैथ्स और रीजनिंग के सवाल पूछने की। ये भी है, ये भी सवाल है कि अंग्रेजी के 8-9 जो सवाल हैं वो बाकी लोगों पे भारी पड़ते हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी की बेसिक मैट्रिक स्टैंडर्ड तक है, 10th स्टैंडर्ड तक नॉलेज जो है वो ये देखा गया है, और बहुत सारी एक्सपर्ट कमेटीज ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया है कि
10th लेवल तक की जो नॉलेज है वो ज़रूरी है इनके पास होना। और इसमें भी पेपर जो मैंने देखे हैं, मेरे पास पेपर है, मैंने पढ़ा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कोई मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल अंग्रेजी में, अंग्रेजी में। हाँ तो ठीक है, तो अंग्रेजी वाला तो उसको सिंपल में समझ रहा है, लेकिन हिंदी वाला उसी को हिंदी वाला भी लैटिन हिंदी में समझे तो मर जाएगा कि जब वो सिविल सर्विसेज में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और 10th स्टैंडर्ड तक की इंग्लिश तो उनके लिए जानना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये तो जो इंग्लिश है। पर ये जो मैंने पढ़ा कि संत घोषण के अधिकारी तंत्र, ये तो फिर ट्रांसलेशन, ये तो हिंदी में बीए का हिंदी वाला फेल हो जाएगा। ये तो मैं मानता हूँ कि ये हिंदी की जो ट्रांसलेशन है, ये 2012 में भी लगा हुआ है, रिपोर्ट है निगवेकर कमेटी की ट्रांसलेशन खराब है, और 2013 में भी गलत है, तो तब तो कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं मानता हूं। हम तो हिंदी वाले हैं, तब तो यूपीएससी के चेयरमैन पे ये जवाबदेही बनती है कि वो आकर कम से कम इसमें बोले कि उनके रहते, वो भी ऑल इंडिया लेवल के इम्तिहान में। हमें कोई मालूम नहीं है, मुझे तो कि मराठी में इसका क्या अनुवाद हुआ है, गुजराती में क्या अनुवाद हुआ है, मालूम नहीं है। नहीं, मराठी में होता ही नहीं है, नहीं होता है। तो अब ये बताइए कि जो मराठी का माध्यम का जो छात्र होगा वो तो और नहीं समझ पाएगा इसको, जो किसी और नॉन इंग्लिश मीडियम का छात्र होगा तो बेचारा मर गया है, तो हिंदी वाले से ज्यादा उसका नुकसान हो गया होगा, इसमें नहीं हुआ होगा। देखिए ना, पेपर जो सेट किया जाता है वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही सेट होता है। ठीक है ना, दो लैंग्वेज ठीक है। लेकिन जो मेन एग्जामिनेशन है, उनके अंदर पेपर जो है वो उनको इजाजत है कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में आंसर कर सकते हैं। सारे लोग। प्रेमपाल जी, आपका कहना है कि एक बेसिक जो आधारभूत अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए, आपको दुनिया भर का प्रशासन चलाना है, अलग अलग भाषाई क्षेत्रों में नौकरी करनी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है। इस ट्रांसलेशन के अलावा जो 8-9 जो अंग्रेजी के सवाल हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है। आपने बहुत अच्छी बातें कही, मैं लेकिन इसका विरोध इसलिए करूंगा कि पुरानी जो प्रणाली थी कोठारी आयोग पुरानी के बाद, मतलब 2011 से पहले, 11 से पहले जो 79 से शुरू हुई कोठारी समिति की रिपोर्ट के बाद में, उसकी मुख्य परीक्षा में थी अंग्रेजी, जिसके नंबर नहीं जोड़े जाते थे। तो हिंदी में की नंबर भी नहीं जोड़े जाते थे और अपने मतलब भारतीय भाषाओं के भी नहीं जोड़े जाते थे। पास होना जरूरी था। पास होना जरूरी था, बिल्कुल ठीक था। कोठारी की संस्कृति भी यही थी, सभी भाषाओं को बराबर रखा जाए, और उसके बाद में आप वैकल्पिक विषयों को भी भारतीय भाषाओं में दे सकते हो या अंग्रेजी में दे सकते हो। लेकिन नई स्कीम में जो सीसेट आया है, इसने पहले ही चरण पर अंग्रेजी ला दी, जो 22-23 नंबर की है, और दूसरे रीजनिंग और उसके सवाल ऐसे रखे कि जिनका हिंदी में अनुवाद इतना खराब हुआ, तो आपने पहले चरण से अगले मुख्य परीक्षा तक जाने पर ही रोक लगा दी। तो ये जो सुरेंद्र जी का कहना है कि 10वीं तक की अंग्रेजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि वो प्रीलिम को पास करके आगे जाएंगे ही कैसे। और जैसा कि कुछ आंकड़े आपने बताए, मैं आंकड़ा बताता हूँ। मैं उस पर दावेदारी नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूपीएससी अगर अपने तरफ से दें आंकड़े तब और बात हो सकती है, लेकिन ठीक है, यूपीएससी के आंकड़े बता रहा हूँ मैं। 2011 से पहले लगभग 45 से 50% छात्र भारतीय भाषाओं के प्रीलिम एग्जाम, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, उसे पास करके मुख्य परीक्षा में जाते थे। अच्छा। अब 2011 40 से 45%, यानी कि संख्या में 5-6 हजार होते होंगे, 5,000, करीब 10,000 के मुख्य परीक्षा में। ठीक है। नई वाली स्कीम में सिर्फ उनका प्रतिशत 15% रह गया है। और मैं यहाँ फिर हिंदी की बात नहीं करूंगा, सारी भारतीय भाषाओं की। हिंदी मतलब भारतीय भाषा ही समझ लिया जी, समझने के लिए। 2008 में हिंदी में जिन्होंने पास किया प्रीलिम, वो 5,082 थे, 5082। ठीक है सर, वो डेटा मूल बात पे आता है। अंग्रेजी जो 8-10 है, अगर मान लीजिए पहले स्तर पर दिया गया है तो छटने की बात है, तो आप प्रीलिम्स कर जाने से तो आप यूपीएससी करते नहीं है ना, आपको फाइनली पूरे रिजल्ट में पास करना है। तो अगर सेकेंड स्टेज में, अगर यूपीएससी में, अगर मेंस में अगर आपको अंग्रेजी है, तो पहले स्टेज में अंग्रेजी फेस करने में क्या दिक्कत है? अगर वो बेसिक है, अगर वो आसान है, 10वीं के स्तर का है, तो अगर ऐसा आपकी बात अगर सच होती तो जो पहले 50% तक भारतीय भाषाओं के पहले चरण को पार कर जाते थे, वो अब 15% क्यों रह गए? आप थोड़ी देर के लिए मान के लगे कि मरीज की हालत, जो पहले अंतिम सिलेक्शन 15 से 20% होता था, अब वो 2 से 3% रह गया। यानी कि इतना वजन कम होने के बावजूद भी हमें बहस की जरूरत पड़ रही है। मुझे लगता है कि शायद उसके जो लक्षण हैं उसे देख के साफ लगता है कि सिर्फ हिंदी का ही प्रश्न नहीं है, सारी भारतीय भाषाओं की अगर ऐसा होता रहा तो मैं इसके अगले परिणामों की तरफ जा रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो सारा देश अंग्रेजी की तरफ या अंग्रेजी के नुक्कड़ स्कूलों की तरफ इसीलिए भाग रहा है क्योंकि उसके अल्टीमेट गोल तो वो तो इस यूपीएससी से तो नहीं रुकने वाला, वो तो दूसरी रियलिटी है। नहीं, लेकिन ये एक कदम तो है ही, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के हिंदी बोल देने से भी नहीं रुकने वाला, नहीं मुझे लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसे रोकने की शुरुआत, जैसे कि कोठारी जाने माने वैज्ञानिक थे,
शिक्षाविद थे, आखिर उन्होंने प्रशासन का अनुभव था, उन्होंने एक कदम उठाया वर्ष 1979 में, और उसके बाद में तो मुझे ये बात सही है सर, कोठारी काफी सम्मानित शिक्षाविद थे, उन्हें भी ये पता होगा कि एक IAS अफसर को अमेरिका जाना होता है, वर्ल्ड बैंक जाना होता है। लेकिन अभी देखिए पिछले 40 साल में बहुत चेंजेस आ गई हैं वर्ल्ड के अंदर। पिछले 40 साल में हम ज्यादा जाने लगे, हमारी ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना वो इंटरलिंक हो गई है। मैं जरा इनसे बताना चाहूंगा, ये यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, 2012-13 की, ठीक सर, और इसके अंदर जो 2011 में जब ये CSAT शुरू हुआ था, ठीक है, वो उसके रिजल्ट दिए गए हैं, ठीक है, और मैं ये आंकड़े आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिल्कुल, अगर आप हिंदी स्पीकिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यूपी के 123 कैंडिडेट अपीयर हुए थे मेन एग्जामिनेशन में, उनमें से 11 चुने गए थे। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, उसमें 113 कैंडिडेट अपीयर हुए और सिर्फ 8 चुने गए थे। तो ये कह देना कि हिंदी वाले पीछे रह गए हैं और जो नॉन हिंदी वाले हैं वो आगे चले गए हैं, ये मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। हाँ, देखिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हर साल रिजल्ट जब आते हैं, कई दफ़ा एक स्टेट अच्छा करती है, कई दफ़ा दूसरी स्टेट अच्छा करती है। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जम्मू कश्मीर से कोई कैंडिडेट नहीं आता था, यकदम एक कैंडिडेट IAS नंबर 1 के ऊपर आ गया, फर्स्ट ही स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री। तो ये रिजल्ट तो ठीक है, आप इस पे काउंटर करना चाहते हैं? मैं बाकी लोग एक बात का जवाब नहीं, जो उन्होंने कहा उस पे काउंटर करना चाहते हैं। जो उन्होंने शुरू में कहा कि अभी जो आंकड़ा दिखा रहे हैं, जो तमिलनाडु में अगर वो आदमी जाएगा तो कैसे बोलेगा। TSR सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, उनकी शुरू की शिक्षा कलकत्ता में हुई, उसके बाद में वो तमिल माध्यम से, जो उनकी नई किताब आई है टर्निंग पॉइंट, 10वीं तक तमिलनाडु में हुई, और उसके बाद में वो फिर से कलकत्ता गए। उन्होंने लिखा है कि अपनी किताब में कि मुझे ऐसे अपनी भाषा में पढ़ने का फायदा ये हुआ कि मैं जब उत्तर प्रदेश में IAS कैडर में आया तो मुझे हिंदी को सीखना कई गुना आसान रहा। शायद मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, तो ये कहना कि अगर वो तमिलनाडु में जाएगा, कोठारी समिति ने अपने उसमें रिपोर्ट में कहा है कि जिन लोगों को इस देश की भाषाएं नहीं आती, उन्होंने और भी एक कदम कहा है, मैं उनको रिपोर्ट को कोट कर सकता हूं समिति की, तो उन्हें सिर्फ उन्हें नौकरियों में, सरकारी प्रशासनिक सेवाओं में आने का अधिकार ही नहीं। ये TSR भी कह रहे थे, मैं जब हम लोग कर रहा था तब वो बार बार कह रहे थे कि वो अंग्रेजी आए उसमें कोई हैरानी नहीं है, लेकिन उसको हिंदी तेलुगु ना आए तो IAS बनने लायक नहीं, वो पूरा एलिट क्लब बन जाएगा IAS जी। कोठारी समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, और उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषा ही नहीं, उन लोगों को उस भाषा का साहित्य भी आना चाहिए जिससे कि वो उसको समझ सके। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें हर एक कैंडिडेट को अपनी भारतीय एक लैंग्वेज के अंदर क्वालिफाई करना है, चाहे वो हिंदी हो चाहे उनकी रीजनल करना पड़ता है, वो कंपलसरी है। दूसरा एक ऐसे का पेपर होता है जो कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर, लोकल लैंग्वेज के अंदर दे सकते हैं। पूरा जो मेन एग्जामिनेशन है वो अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर दे सकते हैं। मैं इनको जानना चाहता हूं, इंटरव्यू भी लोकल ट्रांसलेशन क्यों ना माना जाए कि आप जानबूझ के, मतलब ये तो किसी सरकारी स्कूल में हो जाए तो समझ में आता है, जानबूझ के ये अटेम्प्ट है कि हिंदी या भारतीय भाषाओं के छात्रों को दूर रखना है, ये कैसे हो सकता है? कोई भी सामान्य आदमी, कोई एक सिंपल ऑफिसर पढ़ लेगा तो भी कहेगा ये क्या ट्रांसलेशन? देखिए, ये ऐसे है कि हमारे पास जो ऑफिशियली अप्रूव्ड ट्रांसलेटर्स हैं फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ये पेपर्स उनको दिए होंगे। मैं कुछ ज़्यादा तो मैं इनसाइड की डिटेल नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ऑफिशियल इंटरप्रेटर्स हैं फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, उनको दिए होंगे, और उन्होंने जो हिंदी उनको आती है लिटरेचर के मुताबिक, उन्होंने इसके मुताबिक इसको ट्रांसलेट किया। हाँ विराज जी बोलिए। नहीं, पहली बार जो नाथ साहब ने जो डाटा दिया है वो डेटा मेंस का दिया है। ठीक, अभी जो दिया, जो डेटा दिया है ये बड़ा गुमराह करने वाला है। नहीं, गुमराह करने वाला नहीं है, इसलिए हमने भी मेंस का दिया है। नहीं, वो जो CSAT का डाटा है वो प्रीलिम्स का डाटा है, ये मेंस का डाटा है, क्योंकि उस समय तक सब लोग छट गए थे। पर बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कोठारी कमीशन है, क्योंकि पहली बार हिंदी मीडियम आया कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बाद, तो कोठारी कमीशन बनाया गया था केंद्रीय हिंदी समिति की अनुशंसा पर, जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं। तो उसके निर्णय को बदलने का अधिकार किसी भी दूसरी अथॉरिटी को नहीं है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था जिसके हिसाब से कोठारी कमीशन बना। और जो नई कमेटी की रिपोर्ट, जो SK कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे जो अभी नया मॉडल बदला गया है, तो पहली बात है गैर कानूनी है। उससे भी महत्वपूर्ण बात, कितने छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई 2013 को ऑर्डर दिया कि 9 में आप एक कमेटी बना करके और आप रीजनिंग दीजिए कि आपने ये अपना ये प्रारूप क्यों बदला।
क्यों बदला? उनको 9 महीने का टाइम दिया गया था, 31 अभी तक नहीं कर और पाए। अभी तक नहीं किया। इस बिंदु पर यूपीएससी के चेयरमैन अरविंद वर्मा इन सारे लोगों को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि एक जगह पर जब मैं चश्मा पहनता हूं और जब हम आंख टेस्ट कराने जाते हैं तो वहां पर इंग्लिश के अलावा हिंदी भी रहता है, तो अगर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाता तो क्या मेरी आंख कमजोर है? लेकिन और भी एक मैं आगे बोलता हूं, जो अशिक्षित लोग हैं अच्छा। उनके लिए उन्होंने शेप बना रखे हैं, उन्होंने शेप बना रखे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एजुकेशन सिस्टम है ये आपके एजुकेशन से ज्यादा विजडम को चेक करता है। जो नया पैटर्न आया है, ये नया पैटर्न सिर्फ आपके ये स्कूली शिक्षा पे जोर देता है, न कि आपके विजडम अब पे। अजय जी बैठे हुए। एक मिनट ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ यूपीएससी ने जो बनाया है, कमेटी थी, और ये पूरी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है। ठीक है, जो किया हो, लेकिन अब तो रिजल्ट उसका सामने आ रहा है ना। हाँ अजय साहब, एक बात बताइए कि रवीश जी, हाँ रवीश जी, हाँ हेलो। हाँ रवीश जी, मैं एक चीज जरूर आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए यूपीएससी जो है एक खासतौर से आईएएस और आईपीएस का परीक्षा एक पॉलिटिकल इशू हो गया है। यूपीएससी के माध्यम से तो एनडीए का एग्जाम भी है, सीजीएचएस का एग्जाम भी है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का भी, वो सब अंग्रेजी में है। और पूरे देश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो यूपीएससी करा रही है, वो उस पर कोई चर्चा नहीं। जब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की बात होती है तो अचानक सब लोग को चिंता रहती है कि कि भाषा के ऊपर हमला है, और ये तो पॉलिटिकल इश्यू है, क्योंकि एनडीए में जितने बच्चे लोग देहात से जा रहे हैं, आपके डिफेंस सर्विसेज में, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर्स जो पूरे देश से जो परीक्षा देते हैं वो अंग्रेजी में है। तो ये पूरा जो विषय जो हर वक्त पॉलिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खुश करने के लिए, और जहां तक अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट अगर 10वीं कक्षा और साइंस अगर 10वीं कक्षा की आवश्यकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको किसी को आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल विषय हो गया कि और स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए रवीश जी, अगर आप प्रीलिम्स को हिंदी और अंग्रेजी में दे सकते हैं, इसका मतलब है कि जो गैर हिंदी भाषी वाले हैं वो भी उस परीक्षा को अंग्रेजी में दे रहे होंगे, और फिर वो लोग मेंस में आते हैं तो अपने जो मातृभाषा में परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर इस देश में अगर हम कहें कि 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी का, अगर साइंस का, मैथ्स का, अंग्रेजी का स्टैंडर्ड को ये नजरअंदाज करके ह्यूमैनिटीज पर थोड़ा सा बायस वगैरह हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये फैक्चुअल है। दूसरी बात है कि क्यों फैक्चुअल नहीं? अगर ये कहा जाए अजय, सीसेट का जो इम्तिहान है, अब एक मिनट डेटा के ऊपर अगर लास्ट में नहीं, एक और रवीश जी डेटा देख लीजिए ना, पिछले 2011-12 में कौन से यूनिवर्सिटी से ठीक कहा था, लखनऊ यूनिवर्सिटी से यदि 100 में से 10 लोग आ रहे हैं और आंध्र प्रदेश के 100 में से 6 लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर है कि हिंदी रिप्रेजेंटेशन खराब नहीं है, और कभी समय बदलता रहता है। लेकिन सबसे चिंताजनक विषय यह है कि आईएएस का परीक्षा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एनडीए के बारे में किसी ने, कोई भी नेता ना कोई बोलता है, जबकि एनडीए का परीक्षा में एक्चुअली देहात के लोग, गरीब, गांव के लोग, मोफिसल के लोग, ज्यादा लोग उस पर हिस्सा लेते हैं। तो यूपीएससी के 100 में से 99% जो रिक्रूटमेंट, आईएएस तो सिर्फ 1% रिक्रूटमेंट है यूपीएससी का, बाकी 99% जो रिक्रूटमेंट यूपीएससी करते वो तो सब अंग्रेजी में, किसी को चिंता नहीं। इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन एक सवाल अजय मैं आपसे एक सवाल करना था, इसका आप जो उन्होंने कहा उसका आप ही जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि जो सीसेट का इम्तिहान है वो, उसमें सिर्फ भाषा नहीं है, उसमें आप गणित और रीजनिंग के सवाल पूछते हैं, तो जिससे ह्यूमैनिटीज वालों का पलड़ा थोड़ा कमजोर पड़ता है। वो ये नहीं कह रहे कि उनको छूट मिले, वो कह रहे हैं कि आप एक ऐसा पेपर लाइए जिसमें बैलेंस हो, सबके लिए बैलेंस हो, और उसमें बराबर इक्वल फुटिंग पे कंपटीशन करने का उनको मौका मिले। मैदान तो समतल हो कम से कम। क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है ये राजनीतिकरण हो गया है, लेकिन ये अगर मांग हो रही है कि वो पूरा रीजनिंग का सवाल है, मुझे मालूम नहीं वो हल्का है या भारी है, और उसमें साइंस के लोगों को ज्यादा छूट मिल रही है, जिसकी वजह से वो जीएस में, जनरल स्टडीज में अच्छा स्कोर ना करके भी इस वाले सीसेट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 170 तक ले आ रहे हैं, 180 तक ले आ रहे हैं। जी नहीं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। 10वीं कक्षा में ना तो अधिकांश, अगर आप 10th स्टैंडर्ड की परीक्षा देते तो फिर लॉजिक, मैथ्स और साइंस और हिस्ट्री, सोशल स्टडीज बराबर है। तो मेरा कहना है कि अगर 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड आप मान के जा रहे हैं, और उसमें आप उसी स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के सिलेबस के मुताबिक साइंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें तो कोई गलत नहीं है। और अगर इतने भी लॉजिक नहीं है, हमको सबसे बड़ा चिंता रहती थी कि
हाँ, कि अगर 10th का साइंस का स्टैंडर्ड, 10th का लॉजिक, 10th का गणित को आप समझ में नहीं आता है, फिर तो आप क्या देश को चलाने की बात कर रहे हैं। और पॉलिटिकल है, किसी ने एनडीए के बारे में आवाज नहीं उठाया, किसी ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की आवाज नहीं उठाया। अचानक आईएएस में, क्योंकि सब नेता लोगों को पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने में फायदा है, सब लोग इसी पर पूरा है जो, और देश की जो गरीब जनता, जो 99% यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट जो अंग्रेजी भाषा में हो रहा है, उस पर कभी चर्चा नहीं होती है। प्रेमपाल जी जवाब दीजिए, हिंदी हार्टलैंड के। जी 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 जी, एक तो इनका ये कहना है कि राजनीतिकरण है। हाँ। नहीं, वो बात वो अपने पॉइंट पे वो सही आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो आप उनके भी उनका बराबर का जवाब दीजिएगा उसमें। हाँ, ये तो फिर पक्ष कमजोर हो जाएगा। ये लोकतंत्र की आवाज है कि अगर इतनी बड़ी नहीं, ये अमूर्त बात है, ये लोकतंत्र की आवाज नहीं छोड़ी। जो उन्होंने कहा कि बहुत सारे इम्तिहान पूरी तरह से अंग्रेजी में होते हैं, ठीक है, ये इसलिए कि ये 3 चोटी के इम्तिहान है। अगर 10वीं के स्तर का प्रीलिम्स का मैंने कभी दिया नहीं है, ठीक है, तो मुझे मालूम नहीं। अगर ये 10th के स्तर का अगर मैथ्स है, अंग्रेजी है, या फिर 10वीं का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के, हिस्ट्री भी तो 10वीं स्तर का है, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप 10th के लेवल का आप बीए पास आदमी जानेगा। इसमें क्या सही बात है आपकी। हाँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसका जो अनुवाद है, अगर वो समझ में ही नहीं आए, जैसे सी सेट में 2 पेपर रखे गए हैं। हाँ। पहला पेपर 200 का जनरल स्टडीज का, जनरल स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा जिसमें रीजनिंग और आंकड़े ठीक है नहीं, लेकिन उसमें गड़बड़ी है कि पहले पेपर में आपको 15% लेना जरूरी है, जबकि दूसरे में ज्यादा परसेंटेज। तो ज्यादा परसेंटेज और उसमें अंग्रेजी भी आ गई, और ऐसा अनुवाद आया जो समझ में भी नहीं आने वाला हो, और रीजनिंग भी ऐसी। आप तो समझ गए, तो वो लगातार एक पक्षीय बन जाता है। इसी वजह से वो लगातार उसको 3 मांगे हैं कि पूरा सीसेट को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। वो अनुवाद वाला तो बात समझ में आ गई, उसमें लगता नहीं है कि नाथ साहब को भी कोई एतराज है कि वो तो उनकी डिमांड क्राइम जैसा लगता है कि ऐसी हिंदी लिखे तो मतलब अच्छा हिंदी का प्रोफेसर ही फेल हो जाए। रवीश जी वो दूसरे पेपर को बदलने की मांग कर रहे हैं, जिसमें लगातार वो रीजनिंग की भाषा और उसमें जो अंग्रेजी का जो डोमिनेंट है, तो उसे बदलने की बात कर रहे हैं। अब मैं उनके आंकड़ों पे आता हूं कि सेलेक्ट हो रहे हैं पिछले 3 सालों में। उससे पिछले साल का देखिए कि पहले 100 में कितने भारतीय भाषाओं में कितने रैंक आती थी। पिछले 3 सालों में वो 100 से बाहर हो गए हैं, यानी कि शुरू की। पर हिंदी मीडियम के लोग तो तीसरे पोजीशन पर भी आए हैं, 6 भी आए हैं लगातार। जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि टॉप 100 में नहीं आए। नहीं, ये वाला पिछले 3 साल में ये गिरावट आई है, और इतनी गिरावट है कि उनका प्रतिशत ही नहीं गिरा, उनकी अच्छी रैंक भी गायब हो गई। पर इसमें सुरेंद्र नाथ जी ने एक बात कहा कि यूपीएससी के नतीजे जो हैं वो हर बार बदलते रहते हैं, जैसे कश्मीर के लोग अब अच्छा कर रहे हैं, तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा अपने जवाब में। क्या टेम्परेचर में किसी मरीज के में 2-3% और 15 और 20% में कोई अंतर नहीं होता? जहां 79 से लेकर 2010 तक हिंदी भाषी 15% चुने जाते रहे, और बाकी भाषाओं के लगभग 5%, और अब वो गिरकर सिर्फ 3 और 4% तक आ जाएं, तो हम क्या कहेंगे इसे? क्या इसे लोगों की भागीदारी है? चिंता की बात है। देखिए, इतना परसेंटेज कम हो जाए, नहीं इतना परसेंटेज, तो उसमें एक जवाब है अजय आपकी बात का कि ठीक है उन नौकरियों को लेकर हंगामा नहीं होता है, मैं उस बात का पर जवाब ये नौकरियां ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव वाली नौकरियां हैं। मतलब आप जब आप एक जिले में तैनात होते हैं तो आप कई तरह से आप प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों को, और बहुत सारी योजनाओं के जरिए भी आप लोगों के एक सरकारी प्रतिनिधि तो बन ही जाते हैं। इसलिए इसका महत्व है जिससे राजनीतिकरण हो रहा हो चाहे जो आवाज जी। लेकिन मैं 2-3 चीजें पॉइंट जो रेज किए हैं। पहली बात तो यह है कि जो पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था, उसमें एक जनरल स्टडीज का पेपर था, दूसरा था ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें 23 सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह। उसमें से कैंडिडेट एक सब्जेक्ट चुन लेता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि हाई स्कोरिंग थे, कुछ थे लो स्कोरिंग थे, और उनको फिर बैलेंस करना, मॉडरेशन करना और स्केलिंग करना एक बड़ी भारी प्रॉब्लम होती थी। वो भी कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम ये था, वो कहते थे कि मुझे इस बात का ये निगवेकर समिति अभी सिर्फ एक ही पेपर रह गया है, विच इज कॉमन फॉर एवरीबॉडी, सो देयर इज नो नीड फॉर एनी मॉडरेशन। एक नुकसान ये है कि निगवेकर समिति ने जो अगस्त 2012 की रिपोर्ट, वो कह रहा है कि अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है और ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई पैदा करता है। तो यूपीएससी के सिलेक्शन में हमारी रीजनल डाइवर्सिटी नहीं होगी, क्षेत्रीय विविधता नहीं होगी, तो फिर वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं, वो तो बात सही है, बॉम्बे या दिल्ली के लोग ज्यादातर छा जाएं इसमें। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने हैं, अभी एक सवाल रेज किया था ह्यूमैनिटीज के बारे में। अभी ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो एक्चुअल फैक्ट है। किस साल का है ये? वही आपको बता, 2011 का एग्जामिनेशन रिपोर्ट 2012 और 13 की है। ये डेटा वाला मेरा पक्ष थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी पढ़ दीजिए। जब सी सेट आ चुका था, जब सी सेट 2011 में आ चुका था, तो इसमें ह्यूमैनिटीज के अंदर
public administration was the most preferred subject amongst the optional subjects chosen by पबैट candidates, बोलते हैं followed by geography and sociology. ऐसे ही सब ये सारे ह्यूमैनिटीज के हैं। उसके अंदर ये लिखता है, however 90.4% of optional subjects opted by the recommended candidate जो सेलेक्ट हुए थे were related to humanities. तो ये कहना कि ह्यूमैनिटीज के पीछे रह गई हैं या साइंस वाले आगे चले गए हैं, ये भी सही नहीं है। देखिए पर ये अनुवाद क्यों होता है सर? हमारे देश में हिंदी के लिए क्या हिंदी का अलग सवाल नहीं बन सकता है क्या? हिंदी का अलग सवाल, दो कॉम्प्रिहेंशन क्यों नहीं आ सकते? जो अंग्रेजी वाला कॉम्प्रिहेंशन आया है वही क्यों हिंदी में ट्रांसलेट होके आता है? कोई हिंदी का आदमी मौलिक रूप से हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन सेट करे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन बात ये है ना, फिर वही होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर आपने एक प्रश्न डाला है, एक और बात है कि आप एक साल में भी आप एक कमेटी का रिपोर्ट बनाकर नहीं दे पाते आप, जबकि पार्लियामेंट के प्रेशर में आपने दो नियम आपने जो पिछले साल मेंस के वापस लिए थे, और यहाँ इतने छात्रों का नुकसान हुआ है, एक साल पूरा गुजर जाता है और आपकी कमेटी रिपोर्ट नहीं देती है। ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कमेटी के बारे में। 3 बिंदु बताऊंगा। 3 बिंदु जल्दी बताइएगा, बड़ा खतरनाक है अजय जी। हाँ, अजय जी ने बोला, उन्हीं से भिड़िए आप जल्दी, 5 मिनट समय है। हाँ। अजय जी ने बोला कि हाई स्कूल के लेवल का होता है। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट था, हिस्ट्री सब्जेक्ट रखा था, और हाई स्कूल के एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्ट हुआ मैं। हाई स्कूल का लेवल ये होता है एनसीईआरटी का, जिसमें कि आप जो सवाल करते हैं, मेरा सीधा सवाल ये है, तो वही तो कह रहे हैं कि जब आप हाई स्कूल का कर सकते हैं तो एक दूसरे सब्जेक्ट का क्या 5वां का पूछा जाए? आम आदमी से आप हाई स्कूल की क्वालिफाइंग जब इंग्लिश प्री में करते हैं, सीधा सा सवाल ये है भाई, ये 10th का पूछा क्यों जाता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। तो एक उसका यही पैमाना होगा ना कि अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिभाएं एक चरण में पहुंच जाएं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, वो संवैधानिक भी है और व्यवहारिक भी है। हाँ, ठीक है। मेंस में इंग्लिश अभी भी कंपलसरी है, तो उसके बेसिस पे आप किसी का भी पैमाना चेक कर लीजिए। तो प्रीलिम्स में आपने एक बैरियर क्यों लगाया? दो बैरियर एक तरह से दो बैरियर क्यों लगाए? क्योंकि जो राजभाषा है वो हिंदी है। संविधान में जितनी भी जगहों पे 30 जगह पे हिंदी का प्रावधान दिया गया है, हर जगह इंग्लिश के पहले है। जो अंग्रेजी है वह सहचरी है, तो सहचरी को आपने 2 जगह मेन बना दिया और हिंदी कहीं कंपलसरी नहीं। पहला सवाल। जो दूसरा है कि जो ये जो आपने अनुवाद की समस्या की, इसकी समस्या हमारे संविधान में है और जो राजभाषा विभाग है उसमें है, क्योंकि वहां पर हर चीज का अनुवाद होता है, मौलिक लेखन नहीं होता। तो जब अनुवाद होता है, जब आप गूगल में किसी चीज को इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो वो बेतरतीब ही आएगा। ये समस्या हमारे यहाँ पे नंबर 2। नंबर 3, सिविल सर्विसेज में क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज से डिसीजन मेकर जाते हैं। आज जो अरविंद वर्मा कमेटी बनी है, वो कमेटी कहीं ना कहीं से वो उसी सिविल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करती है। पर अजय एक बात बताइएगा, क्या ये चिंता की बात नहीं है कि अगर इस बार के में इतना प्रतिशत गिरा है, सिर्फ 26 लोग हिंदी माध्यम और के ही मतलब सेलेक्ट हो पाए हैं और उनका प्रतिशत गिरा है, तो जरूर कोई सवाल पूछने की प्रणाली में भी तो खामी हो सकती है कि जिसकी वजह से इतने सारे छात्र पीछे गए हैं, नहीं सेलेक्ट हो पाए। रवि जी, एक चीज मैं सिर्फ ये ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा कि हिंदी माध्यम के लोग 26% प्रतिशत कम हुए कि नहीं, मुझे उसके बारे में, क्योंकि जो परीक्षा हिंदी में दिए हैं या जो लोग हिंदी पढ़ करके हो सकता है कि बाद में अंग्रेजी में दिए होंगे, तो आई डोंट नो द डेटा, बट हमारा ये पहले तो 2-3 सवाल हम कहना चाहेंगे कि ऑफिशियल, जैसे कि हिंदी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं और सभी भाषा को बराबरी कर, जो भारत के संविधान के मुताबिक सभी बाकी भाषा जो है, तमिल हो, बांग्ला हो, सब लोग को बराबरी आप देते हैं, तो उस पर हम लोग अगर हम कहेंगे कि सिर्फ हिंदी भाषा के माध्यम से, तो एक लिंक लैंग्वेज, इससे मुझे जो यूपीएससी का जो सोच समझ में आता है, एक लिंक लैंग्वेज है, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट या गुजराती हो, कहीं पर भी हो, तो इसलिए इंग्लिश को जो है प्रायोरिटी दिया गया है। मुझे जो लग रहा है कि यूपीएससी का यही उद्देश्य था, क्योंकि तमिलनाडु के आदमी के लिए हिंदी उतने अंग्रेजी से ज्यादा कठिन होगा, जिससे उसके लिए भी अंग्रेजी उतनी विदेशी भाषा है जितनी उसके लिए हिंदी एक दूसरी भाषा है। खैर ठीक है, नहीं, ठीक है, उसमें नहीं जाता, भाषा का विवाद में चले जाएंगे। एक मिनट। हाँ, नहीं रवि जी, वो तो विवाद, इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि हिंदी माध्यम से जो लड़के जो या लड़कियां जो वहां से उस माध्यम से पढ़ के आए थे, उनकी संख्या, उसका डेटा को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हिंदी माध्यम से पढ़ करके आप हिंदी माध्यम से पढ़ करके भी आप अंग्रेजी में, काफी लड़के लोग और लड़कियां जो अपने मेंस को अंग्रेजी में देते हैं, क्योंकि जो किताबें हैं वो अंग्रेजी में है। तो पहले तो उस डेटा को चेक करना पड़ेगा कि 12th स्टैंडर्ड तक, जैसे हमारी वाइफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस की है, तो उन्होंने अभी अपने 12th स्टैंडर्ड तक हिंदी तक पढ़ी, लेकिन यूपीएससी के मेंस तो सभी पेपर्स को अंग्रेजी में दिए। तो उस डेटा को तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि हिंदी माध्यम से कितने लोग 12th तक पढ़े और उसके बाद अंग्रेजी में मेंस, क्योंकि किताबें अंग्रेजी में है।
ठीक है। तो उस डेटा को जब तक आप डेटा से बात नहीं कीजिएगा तो फिर तो ये वैसा वैसे ही चलते जाएगा। नहीं, वो बात सही है और मुझे भी लगता है, इसलिए मैंने दावा नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं ये उनका अपना डेटा है और उनकी एक मांग है और इतने गंभीरता से लगे हुए हैं, तो कम से कम ये एक बात बहुत समझ में आती है कि इसका कोई डिफेंस नहीं है कि ये ट्रांसलेशन इस स्तर का है कि कार्रवाई करनी चाहिए बाकायदा कि 2 साल ऐसा बच्चों का कैरियर बर्बाद हुआ है। और अंग्रेजी का सवाल पे मैं स्पष्ट नहीं हूं, अगर रीजनिंग सबके लिए है, मेरे लिए जज करना बड़ा मुश्किल है कि आप मैथ्स या रीजनिंग के सवाल हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते। मैं कॉम्पिटेंट आदमी नहीं हूं इस पर किसी तरह के सवाल, आप संक्षेप 30 सेकंड में कह लीजिए। हाँ, 1979 के पहले जो पैटर्न था उसमें कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज के बच्चे सिलेक्ट होते थे। 79 के बाद जो पैटर्न चालू हुआ उसमें आईआईटी और जेएनयू के बच्चे आने लगे। अब जो नया पैटर्न चालू कर दिया है उसमें सिर्फ इलीट लोग ही आएंगे। वो इलीट लोग कहां से आते हैं? वो दिल्ली बम्बई से। तो आप ये बड़ा ही सब्जेक्टिव है, एलिगेशन है, मतलब हम नहीं कह रहे हैं, मुझे भी चिंता है नया पैटर्न है सिविल फोर्स पूरा इतना एलिट ना बन जाए। संसद का जो रिजोल्यूशन 1967-68 का ये उसका वायलेशन है और ये पूरा गैर कानूनी है। जी, इन्होंने कहा कि इनकी वाइफ ने 12वीं तक हिंदी में पढ़ा, उसके बाद में मेरा दावा है कि वो किसी महानगर में पहुंची होंगी, कोचिंग क्लास किया होगा, और नहीं तो देहात में रहने वाला। इसमें कहीं हम लोग ऐसे अंदाजा तो नहीं लगा रहे हैं ना, मतलब आंकड़े जो ये हुआ होगा वो जो हुआ यूपीएससी के जो आंकड़े। दूसरी बात कि इस साल सिर्फ 5% से कम। एक सेकंड सुन नहीं पहुंचा। एक मिनट क्लैरिफिकेशन है, महानगर में नहीं अलीगढ़ की है, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास की है, तो इसीलिए इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। महानगर के नहीं अलीगढ़ की है और वहीं से यूपीएससी का परीक्षा दी। खैर मान लिया। दूसरी बात, अंग्रेजी जानने वाले सिर्फ 4-5% चुने जाते हैं, 95%। भारतीय भाषाओं वाले 95% चुने जाते हैं, 5% से कम। ये आंकड़ा सही है, पर अजय दूसरी बात कह रहे हैं, ये देखना पड़ेगा कि भारतीय भाषा जानने वालों ने क्या विषय लिया या फिर अंग्रेजी जानने वालों ने क्या विषय लिया। स्ट्रेट मतलब इस तरह से ये देखने में एकदम सॉलिड तथ्य लगता है ना, लेकिन इसके अलग अलग तरीके से विवेचना की जा सकती है ना, इसको देखा जा सकता है। नहीं, मैं एक और कोठारी समिति के बाद 10 साल के बाद सतीश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट बनी और उन्होंने बाकायदा उसका एनालिसिस किया। और एक छोटा सा अजय, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना, एक ब्रेक ले लेते हैं सर। रवि जी, हाँ रवि जी, आप इंजीनियर्स को देख लीजिए, जो लड़के जो 12th स्टैंडर्ड तक हिंदी में पढ़े होंगे और आईआईटी चले गए होंगे, छोटे से अगर टाउन से आते हैं, छोटे शहर से आते हैं, तो वो तो अंग्रेजी में पढ़े होंगे अपने इंजीनियरिंग, एमबीबीएस भी, और वो 12th स्टैंडर्ड तक हिंदी में पढ़े होंगे। तो इसका जो है, जब तक आपको पता नहीं कि कौन से मीडियम से पढ़ा है और तथ्य पर बात नहीं, तो इमोशनल आधार पर तो कुछ भी आप कुछ इमोशनल आधार बोल सकते हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, तब तक मैं चाहता हूं कि लोग इसका भी सॉल्व कर दें कि अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के प्रभाव की विवेचना कीजिए। नहीं कर पाए तो प्रोग्राम छोड़ के बाहर टहलने जाइए, वैसे भी मौसम अच्छा है। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। कमाल है।